You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. आज हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जनरली कोई भी सॉलिड है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एनी सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज और इनका जो बेसिस है, जैसे मैं पहले इसको डिवाइड करता हूं, उसके बाद आप बताएंगे कि इसका बेसिक्स क्या है। जैसे एक होते हैं हमारे कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स और तीसरी कैटेगरी है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है सेमीकंडक्टर्स। ये जो 3 कैटेगरी हमने डिवाइड की हैं, इसके पीछे बेसिक क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन बताएगा? ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑन व्हाट बेसिस दिस 3 कैटेगरीज आर फॉर्म्ड? बताइए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही आंसर है। कंडक्ट करते हैं हीट, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्राइटेरिया नहीं है। जो बेसिक क्राइटेरिया हमारा इनको क्लासिफाई करने का है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दे आर फ्री टू मूव इन द इंटायर लैटिस, इंटायर क्रिस्टल। जो भी हम कोई मटेरियल अगर लेते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बारे में हमने कंडक्टर्स के बारे में बहुत बात की है। फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ओम्स लॉ, ये सब कंडक्टर्स के लिए ही है कि अगर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या क्या हो सकता है। दूसरी जो वैरायटी है जिसके बारे में हम लोग ने इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स के टर्म से बात करी,
इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, बट वो फ्री नहीं होते। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हमारा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा सच नहीं होता। लेकिन ये थर्ड कैटेगरी है, कायदे से देखा जाए तो इनके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा सच नहीं होता। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दे बिहेव एग्जैक्टली लाइक इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कोई रूम टेम्परेचर और फर्क बताना मुश्किल है। दे आर लाइक इंसुलेटर्स ओनली। लेकिन जब हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इनके बिहेवियर में इंसुलेटर से फर्क आता है और ये कंडक्शन शो करने लगते हैं। थोड़ा बहुत चूंकि हमको कंडक्टर्स के बारे में पता है, इसलिए हम कंडक्टर्स को अगर रिकॉल करें तो कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी का एक टर्म होता था और रेजिस्टेंस का एक टर्म होता था। इफ यू रिमेंबर, इन कंडक्टर्स देयर वाज अ टर्म कॉल्ड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसमें ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थे। रेजिस्टिविटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती थी, रेजिस्टेंस बढ़ता था, और अगर देखा जाए कंडक्टिविटी के बारे में तो घटता था। लेकिन इसके अपोजिट सेमीकंडक्टर्स में इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस घट जाता है। इसलिए कंडक्टर के तरीके से सेमीकंडक्टर को सोचना उचित नहीं। पहले तो ये कंडक्टर है नहीं, ये इंसुलेटर्स के जैसे, दे आर वेरी मच सिमिलर टू इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके बिहेवियर में चेंज आता है और ये कंडक्शन शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी इनको कंडक्टर्स के तरीके से, कुछ कुछ एनालॉजी हम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के तरीके से बिल्कुल भी सेमीकंडक्टर को नहीं सोचेंगे। इसलिए इनका जो कंडक्शन का तरीका है ये अलग तरीके से ही एक्सप्लेन किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग बैंड मॉडल, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास एज सच हम लोग अगर पूछा जाए तो इंसुलेटर की तरह बोल सकते हैं कि नहीं, इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तरीके से इनको हम डिफाइन नहीं करना है, हमको हमको इनको दूसरे तरीके से डिफाइन करना है, तो अभी के लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं कि दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स at room temperature. What shows conduction if the temperature is raised. तो नॉर्मली हमारा जो बिहेवियर कंडक्टर्स का होता है उसके जस्ट अपोजिट बिहेवियर यहाँ पर होता है। इनके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग ये मेंशन कर लें कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है। सेमीकंडक्टर में दो ही सेमीकंडक्टर जिनके बारे में ज्यादातर बातें होंगी, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32। ये 32 इसका एटॉमिक नंबर है। और सिलिकॉन का 14। कितना 14 बोल रहे हो ना? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन 14। कार्बन फैमिली है ना? हाँ सर। डी ब्लॉक में
तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर नॉट लूजली बाउंडेड। मोस्टली इन्हीं के बारे में बात करेंगे और कुछ डेटा भी अपने को याद करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि एनर्जी बैंड मॉडल कैसे बनता है। उसके लिए कुछ डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी। ये देखो, तो पहले एनालॉजी और एक लमसम डिस्कशन से हम इस बात को समझते हैं कि बैंड मॉडल का ये बैंड का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि ये बैंड मॉडल है क्या। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। देखो, अगर एक एटम है हमारे पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। और अगर बोर्स मॉडल को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करें, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन का अगर हम 2 एटम लेते हैं, या फिर बोर्स मॉडल अगर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम की ही बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के हमने अगर एटम ले लिए, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम अगर हमने ले लिए, तो जो फर्स्ट ए शेल है या एल शेल है या एम शेल है, तो पहले वाले में उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी और दूसरे वाले में एनर्जी अलग हो जाएगी। ऐसा बात नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर हम कोई भी हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो जो एनर्जी लेवल हम कैलकुलेट करते हैं, के शेल की, एल शेल की, एम शेल की, वो हर एक एटम की एनर्जी होती है। दैट इज फिक्स्ड। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोग ने पढ़ा है, तो आपको पता है कि कोई भी, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं, तो इस बात को केयर करते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे। बट ये तब होता है जब एटम्स जो है वो वेरी फार फार अपार्ट है। जैसे एक सोडियम एटम हमने ले लिया, दूसरा सोडियम एटम हमने ले लिया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिस अलग अलग शेल में है, उनकी एनर्जीज अगर निकाली जाए, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी तुम देख रहे होगे, अगर एक एटम है तो उसका एनर्जी जो E1 है, अगर इस तरह के 2 एटम इंटरैक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दोनों में चूंकि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आएगा, जो दूसरा वाला जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को ये पहला वाला जो न्यूक्लियस है वो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करने वाला है। जब ये वेरी फार अपार्ट थे, लाइक पहले वाला जो सिचुएशन है, इसमें कोई आसपास में न्यूक्लियस नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से मूव करना है। सिमिलरली इसी के जैसा कोई दूसरा आइटम लेंगे तो उसका भी न्यूक्लियस एक ही है और उसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी सेम है। लेकिन जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन अलग अलग एटम के कारण तो होगा नहीं। एटम मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल कंबाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं, और इन सब में जो एक बेसिक चीज है कि पास आना। अब पास आने से एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट। और ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं कि बिल्कुल सेम सेम रहने वाले हैं, ये सेम नहीं रहेंगे। ये ड्यू टू इंटरैक्शंस किसी का एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर, जैसे मान लो हम सोडियम एटम की बात करते हैं कुछ देर के लिए। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
11 है ना, 1123 होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, ठीक तो है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको लिया है। तो ये 3s1, ये जो हमने एनर्जी ली है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, और ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम अगर हम लोग लेंगे तो सब में, और s ऑर्बिटल जो है, थोड़ा सा इसको भी समझ लो, s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैं उसको इस तरीके से दिखाता हूँ, आजू बाजू में जैसे हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं। ये 2 ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, अपोजिट स्पिन, ये पूरा ऑक्टेट भर जाएगा। ये भर जाएगा अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तो। मान लो ऐसा इस दूसरा होता तो यहाँ दिखा देते। तो ये अनफिल्ड ऑर्बिटल है, डेफिनेटली इसकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो एनर्जी को अगर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए तो ऑर्बिटल को थोड़ा ऐसे दिखाना चाहिए कायदे से, एक फील्ड एक अनफील्ड। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऊपर आएगा। अब ये जो थोड़ा सा गैप है, अगर ये सारे सोडियम एटम अलग अलग लिए जाए गैसियस स्टेट में, सब वेरी फार फार अपार्ट है, तो सबका एनर्जी लेवल लगभग इसी लेवल पर आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये आएगा अनफील्ड, अनफील्ड वाला। और ये 3s की बात हो रही है। 3p जो कि कंप्लीटली अनफिल्ड है, उसके भी एनर्जी लेवल होंगे। पी में हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों का एनर्जी लेवल होगा, सब फिक्स्ड है। लेकिन जब इंटरेक्शन होगा, जब 2 एटम कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तब ये डिस्क्रीट एनर्जी नहीं रह पाएंगे, मतलब एकदम से सबका एनर्जी सेम हो, ऐसा बात नहीं होगा। और तब क्या होगा कि ये एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, किसी की एनर्जी थोड़ी कम जाएगी, किसी की एनर्जी थोड़ी ऊपर जाएगी। और कोई भी क्रिस्टल में ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, एक दो का बात नहीं है। तो मैं दूसरा डायग्राम, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम हमको चाहिए, ये देखो। तो ये होता क्या है, ये देखिए, इससे थोड़ा सा अपने को और क्लियर पिक्चर मिलेगा कि जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो लेवल है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइन है। सी, ये जो लाइन अपने को दिख रही है, ये क्या है, एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है, सबका सेम है। लेकिन जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो रहा है, अब ये फाइन लाइंस बनती जा रही हैं, देख रहे हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। किसका ऊपर होगा किसका नीचे होगा, सारे एटम आइडेंटिकल है, तो वी कांट से कि किसका ऊपर होगा किसका नीचे होगा, बट कुछ का ऊपर होगा कुछ का नीचे होगा। और इस तरीके से ये एक बैंड हो गया। नाउ दिस इज अ बैंड, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं हुआ, ये एक कंटिन्यूअस बैंड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरह से एक जो बैंड होगा जिसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि 3s में दो ऑर्बिटल है, एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है। तो अनफिल्ड ऑर्बिटल जो है सबके, जैसे मान लो सोडियम के जितने भी अनफिल्ड ऑर्बिटल है, वो सब जब आपस में मर्ज होंगे तो उनका एक बैंड बनेगा, जो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो बैंड बन रहा है। और एक जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, उनके मिलने से एक बैंड बनेगा, जिनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का कॉन्सेप्ट आता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके ज्वाइन होने से जो बैंड बनता है, उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड। और जो अनफिल्ड ऑर्बिटल के कंबाइन होने से बनता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। एक और डायग्राम, जैसे बहुत सारे डायग्राम है, एक एक करके हम लोग सारे डायग्राम को समझेंगे। जैसे ये डायग्राम हुआ ये बताने के लिए कि ये कैसे स्प्लिट होता है, जो हमारा एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था वो कैसे स्प्लिट होता है। अब देखो,
अंदर के एनर्जी लेवल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये ये जो डायग्राम है देखिए, एस, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये हमारा 1s के कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्लिट है, ये 2s के कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्लिट है, ये 2p के कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्लिट है। इसमें हमारे s में हमारे कितने स्टेट्स हो सकते हैं? तो s में हमारे 2 ऑर्बिटल होते हैं, और ऐसे अगर n एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं, यहाँ पर अगर n एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं तो सब में 2-2 स्टेट होंगे, तो 2n स्टेट्स बोलते हैं इसको। उसी तरह से दोनों का, जैसे अगर 2 डायमंड एटम है, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, तो 2n स्टेट्स एक का, 2n स्टेट्स एक का, ये जो फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग 4n स्टेट्स बोल देंगे। सबका एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके ऐसा ये पॉसिबल एक एनर्जी बैंड बनेगा। तो इंटरनल जो मतलब स्प्लिटिंग होती है वो बहुत कम भी होती है, और उसको हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं होता। जैसे जो भी किसी एटम के अंदर के शेल है, एल शेल है, हायर एनर्जी शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो के शेल एल शेल वाला जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, वो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। ज्यादातर स्प्लिटिंग जो होती है, ज्यादातर जो बैंड का फॉर्मेशन होता है, वो मोस्टली प्रोमिनेंट हमारा आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं में ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा आउटर शेल सोडियम में 3s है, तो 3s के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सोडियम एटम है, तो n नंबर ऑफ सोडियम एटम का सबका 3s ऑर्बिट होगा, सॉरी 3s ऑर्बिटल होगा, उसमें दो दो स्टेट्स होंगे। तो इस तरह से 2n स्टेट्स एक सोडियम के पास, 2n स्टेट्स एक सोडियम के पास, इस तरह से टोटल 4n स्टेट्स हो गए, जिसमें 2n स्टेट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन है, और 2n स्टेट्स जो कि अनफिल्ड है, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वहां पर जाएगा। इस तरीके से एक एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड्स बनते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसको भी एक बार ले लो, उसके बाद ये सारा इसमें तो अच्छा, इसमें इसमें नहीं है, इसके बाद का डायग्राम ये। हम्म, हम्म, ये देखिए, इस तरह से कंबाइंड होके ये 2n स्टेट्स 2n इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीटली फिल्ड है, 4n स्टेट्स 4n इलेक्ट्रॉन ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। अंदर वाले सारे जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो सारा बैंड बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है। जो हमारा मतलब अनफिल्ड है, वो मोस्टली आउटर मोस्ट जो शेल है, उनका जो बैंड, उनके करस्पॉन्डिंग जो बैंड बनता है, उसमें हमारे अनफिल्ड ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फील्ड नहीं है। सोडियम में 3s वाला जो शेल है हमारा ऑर्बिटल, उसमें हमारा 4n स्टेट्स होगा, लेकिन उसमें 2n इलेक्ट्रॉन ही है, 2n अनफिल्ड है। तो एक तरीके से ये जो
जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है उनको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जो खाली हैं अभी उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इनके बीच जो गैप होता है उसको बोला जाता है एनर्जी गैप। मैं फिर से एक बार समराइज करूं, हमने यहां पर बोला था कि हर एक एटम का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम का 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इन सब में जो भी स्प्लिटिंग होगी इन सब का जो भी बैंड फॉर्मेशन होगा वो पूरा पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे हुए हैं। लेकिन ये जो 3s है, इस 3s1 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एनर्जी लेवल्स हैं। 3s में दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, इनके बीच में एक स्लाइट गैप होगा, और सारे एटम के लिए ये इतना ही एनर्जी लेवल होगा। लेकिन जब ये पास आते हैं तो ये स्प्लिट होके एक बैंड बनते हैं, मतलब एक जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक बैंड बनेगा जो ऑलरेडी फील्ड है, जो अनफील्ड ऑर्बिटल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक बैंड बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, और जो अनफील्ड ऑर्बिटल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ये तो हमारा हुआ कि नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसमें कंडक्शन हमने डिफाइन नहीं किया कभी, इसमें कंडक्शन कैसा होता है। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कैसे टूट रहा है, एक तरीके का ये मॉडल है। अब कंडक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो इसको बोलेंगे कि वो कंडक्ट कर रहा है, दैट इज फ्री टू कंडक्ट, इसलिए इसको कंडक्शन बैंड बोला जाता है। अगर ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा हो गया तब तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो तो मिल नहीं पाएगी। एक ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनका ओरिएंटेशन होता है। जैसे 3s में ये जो दोनों एनर्जी के गैप है ये लगभग सेम ही है, थोड़ा गैप है, लेकिन 3s एंड 3p की बात की जाए तो ऑब्वियसली 3p 3s से थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल होगा तो वहां पर गैप बढ़ जाएगा। उसी तरह से 3d की अगर बात करें तो उसका एनर्जी गैप और बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कितना आसानी से कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम जंप करा सकते हैं, इसी पर ये डिसाइड होता है कि ये कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन का मतलब जो है वो सिंपली ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं क्या। तो इस बैंड मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप कंपेयर करें तो इंसुलेटर्स का सबसे ज्यादा होता है, और एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस भी अपने को याद होना चाहिए। ये देखो, मतलब जो हमने पहले डिफाइन किया था कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अब वो हम उसको एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर तो हमने डिफाइन किया ही था, अब हम उसको एनर्जी बैंड मॉडल के बेसिस पर ही डिफाइन कर सकते हैं। कि हमको पता है कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी बैंड्स बनते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा वैलेंस बैंड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमारा होता है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको बोलते हैं। अगर एनर्जी गैप, ये देखिए मैं ये सब सारी चीजें लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले एक बार तुम समझ लो। अगर ये एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो ये हमारा इंसुलेटर हो गया।
कंडक्टर्स में एक्चुअली ये ओवरलैप्ड होते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए थोड़ा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। और वही सेमीकंडक्टर में ये जो गैप है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उसके आसपास होते हैं। तो नॉर्मली हमारा कोई भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में ऐसे तो नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर इसको थर्मली एजिटेट किया जाए, टेम्परेचर अगर थोड़ा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये जो गैप है उसको जंप कर जाए। तो इंसुलेटर के अंदर चूंकि गैप इतना ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन का जंप एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं होता। बट ये काम सेमीकंडक्टर में हो जाता है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर काफी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनका कंडक्शन बढ़ने लगता है और उसकी वजह है ये एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप इतना सफिशिएंट है कि थर्मल एजिटेशन से भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। और जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे एक तरीके से वही कंडक्ट करेंगे और बाकी कंडक्ट नहीं करेंगे, वो एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। तो कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अभी तक हमने इतना ही समझा है। और हमारे पास इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आए वो एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, वो एक तरीके से लैटिस में आ गए, मोबाइल हो गए और वो कंडक्शन कर सकते हैं। बट आप सोचो, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में सेमीकंडक्टर में कंडक्शन वैसा नहीं होगा। कंडक्टर्स में जहां हजारों इनफाइनाइट कैरियर्स हैं, बहुत सारे कैरियर्स हैं, यहाँ पर गिन चुन के आपको कैरियर्स मिलेंगे। थर्मल एजिटेशन से ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चला गया और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन एक बात हमको याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर को हम यूज ही करते हैं सेमीकंडक्टर होने की वजह से। मतलब सेमीकंडक्टर इज यूज्ड फॉर बीइंग सेमीकंडक्टर। याद करो डाइलेक्ट्रिक का, थोड़ा सा इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इन्वॉल्व करना चाहेंगे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। कि कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का क्या करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था उसको कम कर देता था और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता था। अब वहां पर भी ये लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम करना है तो जीरो ही क्यों ना कर दिया जाए, कंडक्टर ही अंदर उसके अंदर डाल दिया जाए। तो कंडक्टर डाल देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा और कायदे से थियोरेटिकली दैट विल बिकम इनफाइनाइट कैपेसिटर, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसा ही डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमने डाइलेक्ट्रिक को यूज इसलिए किया है क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक है, वो कंडक्ट ना करे इसलिए उसको यूज किया गया है। अब वो अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा तो उसका सारा यूज ही खत्म हो गया। सिमिलरली सेमीकंडक्टर का यूज कंडक्शन कराना नहीं है। सेमीकंडक्टर का मेन यूज यही है कि जितना हमको चाहिए उतना ही कंडक्शन कराना है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं एक बेसिक आइडिया, मतलब एक तो बैंड मॉडल तो ये तो समझ आया होगा, लेकिन एक सेमीकंडक्टर के बारे में जो पिक्चर दिमाग में तुम लोग के हमेशा बनना चाहिए वो ये कि सपोज हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और जैसे 10 वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो कर जाएगा। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट और बढ़ जाएगा, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया तो करंट और घट जाएगा। अगर हमको करंट को कंट्रोल करना है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम देना चाहेंगे ताकि इसके बाद का बात तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। उसी तरीके से जैसा ये है, जैसे नॉर्मली एक पीस ऑफ कंडक्टर है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, लेट्स रेजिस्टेंस इज समथिंग, इसका वैल्यू है R। अगर हम लोग इसको V1 रखेंगे तो सर्किट में करंट V1/R हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह V2 रखेंगे तो करंट V2/R हो जाएगा। ये क्यों करंट बढ़ जा रहा है? नॉर्मल लॉजिक होगा सर ओम्स लॉ के कारण, लेकिन थोड़ा उससे भी माइक्रो लेवल पर अगर हम सोचें
ये करंट बढ़ क्यों रहा है? व्हाई दिस करंट इज इंक्रीजिंग? बताइए। बहुत सिंपल सा बात है कि करंट बढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट है चार्ज कैरियर्स, वो बहुत सारे हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट चार्ज कैरियर्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया तो डेफिनेटली जितनी जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन काम पे लग जाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉन्स काम पे लग जाएंगे। अगर तुमसे कोई बोले कि नहीं हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे लेकिन हमको करंट को नहीं बढ़ने देना है, वी वांट करंट लिमिटेड, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, हम 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट करना चाहते हैं लेकिन करंट को बढ़ाना नहीं चाहते, तो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव कि अच्छा ठीक है तुम 20 वोल्ट अगर करना चाहते हो, करंट उतना ही चाहिए, तो एक रेजिस्टेंस लगा दो। नाउ व्हाट दिस रेजिस्टेंस गोइंग टू कॉज? अगर नॉर्मल कंडक्टिंग सर्किट में तुम एक और रेजिस्टेंस लेट से आर डैश इंसर्ट कर देते हो तो ये तो लॉस ही कराएगा ना एनर्जी का। दिस इज ओनली गोइंग टू लूज, यहाँ पर हीट का लॉस होगा। तुमने करंट कम करने के लिए क्या किया? तुमने एक एनर्जी वेस्टेज का एक जगह बना दिया। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस हम डाल रहे हैं तो हम तो अननेसेसरी वेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी तुम लोग ने कुछ दिन पहले वो पढ़ा होगा एलआर सर्किट, क्या बोलते हैं, चौक कॉइल। चौक कॉइल क्या होता था? चौक कॉइल क्या होता था? वो एक एलआर सर्किट था। हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना था, लेकिन मतलब बेसिकली करंट कम करना है, लेकिन करंट कम करने के लिए अपने को रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इफिशियंट नहीं होगा, इसलिए हमने इंडक्टेंस बढ़ाया, क्योंकि ये जो है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। और इस तरीके से हमारा ट्यूबलाइट ज्यादा इफिशियंट होता था फिलामेंट बल्ब से। वी हैव टू रिड्यूस करंट बट नॉट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से हम उसको करंट को कम करेंगे तो हम तो दूसरी जगह एनर्जी का लॉस ही करा रहे हैं। तो जब भी हम कोई कंडक्टर यूज करते हैं और हमको करंट को रेगुलेट करना हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि हम उसके करंट को कम कर सकें। अब तुम याद करो, हमने यही कहा कि क्यों करंट बढ़ा। तुम लोग ने उसमें कोई आंसर नहीं किया था। करंट इसलिए बढ़ा क्योंकि इसके पास बहुत सारे कैरियर्स थे। ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा कैरियर्स काम पर लग गए। मतलब मैं इसको थोड़ा सा अपने मन से मैंने एनालॉजी बनाई है, कोई ऐसा बुक से पढ़ा हुआ नहीं है। मान लो एक ट्रक आया, बहुत बड़ा ट्रक आया, और उसको ट्रक के अंदर बहुत सारा माल है और उसको खाली करना है गोडाउन में। अगर एक दिन एक ट्रक आता है, ठीक है, 10 लोग काम पर लगाए गए और एक एक दिन में पूरा ट्रक खाली हो गया। लेट्स अज्यूम दिस। दो ट्रक आ गए लेकिन खाली हमको एक ही दिन में करना है और मजदूरों की बहुत तादाद है। तो अगर अगर ज्यादा मजदूर काम पर लग गए तो भी वो एक ही दिन में खाली हो जाएगा। 10 ट्रक आ गए, इतने मजदूर हैं, सब काम पे लग जाएंगे, सब खाली कर देंगे ट्रक को। लेकिन सोचो, तुमने 10 ट्रक खड़ी कर दी लेकिन मजदूर तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही हैं। तो अब क्या होगा कि वो आराम से लंबे टाइम के बाद ही खाली होगा, एक कांस्टेंट रेट से खाली होगा, बिना किसी एक्स्ट्रा वेस्टेज के। सेमीकंडक्टर का काम यही होता है, करंट को रेगुलेट करना विदाउट यूजिंग एनी रजिस्टर। इसलिए सेमीकंडक्टर का इतना ज्यादा एडवांटेज है। और इसलिए सेमीकंडक्टर और जो ट्रांजिस्टर्स जब इसके डेवलप हुए उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा बूम आया कि हम एक सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। पहले इफ यू रिमेम्बर, इसके पहले सेमीकंडक्टर जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इसके पहले वैक्यूम डायोड्स यूज किए जाते थे। वो सिलेबस में नहीं है, आज से 15-20 साल पहले इवन हमने भी नहीं पढ़ा है वो। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो सेमीकंडक्टर की तरह यूज किए जाते थे। उसकी भी जो टेक्नोलॉजी थी और उसमें भी जो एनर्जी का लॉस होता था वो बहुत ज्यादा होता था। तुम लोग ने जीके वगैरह में पढ़ा होगा, जो पहला 1 MB मेमोरी बनी थी, 1 MB, 1 मेगाबाइट,
आज तो 1 एमबी का कोई मतलब नहीं है। 1 एमबी मेमोरी के लिए जब बना था, जब कंप्यूटर्स पिक्चर में आए थे, वो 1 एमबी मेमोरी एक रूम के बराबर होती थी। एक रूम का जितना साइज होता है उतना ही एक एमबी मेमोरी का साइज होता था। आज मोबाइल के अंदर 128, 256, 1 टीबी तक का मतलब छोटा-छोटा चिप आ गया है, जिसको हम लोग लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड, और कितना छोटा साइज में आता है। 1 टीबी, ये 1 एमबी है जो एक घर के बड़े साइज का होता था। बिकॉज़ ऑफ यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, पहले वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ये सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से ये जो सारा हम लोग माइक्रो लेवल पर चले गए, चीज़ें छोटी हो गई, मोबाइल फ़ोन इतने छोटे-छोटे हो बनने लगे, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस। तो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका होना है वो यही है कि हम इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में डालेंगे सिर्फ वही कंडक्ट करेंगे। हम वोल्टेज बढ़ा दें, घटा दें, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वही कंडक्ट करेंगे। तो जितना करंट हो सकता है उससे ज्यादा करंट हो ही नहीं सकता, मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें तो भी। तो एक लमसम जो हमारे दिमाग में पिक्चर होना चाहिए सेमीकंडक्टर के बारे में वो ये है कि ये करंट को रेगुलेट करता है विदाउट एनी एनर्जी लॉस। इसके पास लिमिटेड कैरियर्स हैं। अब कैरियर्स हो ही ना तो कंडक्शन होगा ही नहीं, वो इंसुलेटर्स। हमको कंडक्शन कराना भी है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं चाहिए करंट, हमको करंट चाहिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। हमको किसी सर्किट में सपोज 1 एम्पियर का करंट चाहिए, अगर वहीं पर हमको 1 माइक्रो एम्पियर का करंट चाहिए, तो अगर 1 माइक्रो एम्पियर का करंट चाहिए होगा तब तो फिर हमको एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा डालना होगा। वो रेजिस्टेंस डाल के अगर करेंगे, हीट लॉस। अगर हमने एक सेमीकंडक्टर डाल दिया, उसमें इतना हमने इंश्योर किया है कि भाई इतना ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाए जो 1 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा करंट कंडक्ट ही ना कर पाए। हो गया काम, लॉस नहीं हुआ उसमें। इसलिए एनर्जी इफिशियंट होते हैं। हीटिंग इसमें भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना हीटिंग नहीं होता जितना नॉर्मल रेजिस्टेंस डाल के होता है। एनर्जी गैप की जो मैंने बात की कि इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, कंडक्टर्स में ये होता ही नहीं है, और सेमीकंडक्टर्स में ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। दो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके एनर्जी गैप्स आपको याद रखने हैं। फॉर जर्मेनियम की जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर सिलिकॉन ये जो होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ये गैप इतने ज्यादा भी नहीं है जो थर्मल एजिटेशन से क्रॉस ना किए जा सके। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी गैप, मतलब जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं ना हाफ के टी, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल को टेम्परेचर पर जो एनर्जी मिलती है हाफ के टी एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर सिंपली टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये एनर्जी ये रिसीव कर लेंगे और उसमें थोड़ा कंडक्शन आ जाएगा। तो एक और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जैसे हमने यहाँ पर अभी तक कंडक्शन बैंड में और कंडक्टर्स के अंदर भी हमने जो कंडक्शन आपको बताया है वो बताया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्स। होल्स को भी समझना जरूरी है। और ये सब के बारे में देखो, सेमीकंडक्टर जो है ना वो एक माइंड में पिक्चर बनाने का चीज है। जितना हमको पढ़ना है अगर तुम सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह कर लोगे तो उससे हो जाएगा, लेकिन एक दिमाग में पिक्चर बना के करोगे तो लॉजिकली तुमको सोचने में हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा बताया गया, ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हमने ऐसा पढ़ लिया। तो होल्स क्या है? जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो उसमें होल्स भी आएंगे। होल्स को समझने के लिए मैं पहले कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखवा देता हूं। Semiconductors are materials
Semiconductor are materials which are used to control the current in a circuit by restricting the charge carriers. और चार्ज कैरियर से अच्छा रहेगा करंट कैरियर्स. करंट कैरियर्स. अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसे किया जाता है? एक तो आपका एनर्जी गैप ही इतना ज्यादा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर करोगे तो शायद एक आध इलेक्ट्रॉन जा पाए तो जा पाए, नहीं तो फिर हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो भी ऐसा नहीं है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कि बहुत ज्यादा उससे हमको कंट्रोल मिलेगा कंडक्टिविटी पर. टेम्परेचर बढ़ाना बहुत अच्छा ऑप्शन, मतलब एक रिलायबल ऑप्शन नहीं है. होता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन नहीं बढ़ता है, लेकिन उससे वो उसको बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं बोल सकते. हमको कुछ और करना पड़ेगा. लेकिन हम लोग वो क्या करते हैं उसके पहले इलेक्ट्रॉन एंड होल्ड का कॉन्सेप्ट एक बार देख लो. होल्स क्या होते हैं? दूसरा लाइन में पहले लिख दो, उसके बाद तुमको होल्स को एक्सप्लेन करता हूं. इन अ सेमीकंडक्टर, the conduction occurs by electrons and holes. इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है कंडक्टर्स में भी इनके कारण होता है. ये होल्स क्या है इसको भी समझना है. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एनालॉजी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बोरिंग हुआ करता है, इसलिए हमने बहुत सारी एनालॉजी खुद से बनाई है. जैसे मान लो ये ऑटो स्टैंड है या बस स्टैंड है. बस स्टैंड लो, बस स्टैंड. यहाँ पर लोग लाइन से लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं. यहाँ पर बस आएगी, लोग चढ़ना शुरू करेंगे. ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आएगा. इस तरह से वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे. जब भी कोई बस आएगी लोग चलना शुरू करेंगे, और ये जो मूवमेंट है एक तरीके से इसको हम कंडक्शन की तरह देखेंगे. लेट्स अज्यूम दिस, कंडक्शन की तरह देखेंगे. तो एक तो मूवमेंट हो रहा है कि ये जो लोग हैं वो खुद ही जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं. मान लो सपोज अभी कोई बस आई, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया. अगर मान लो इसमें जो खड़ा है ऑलरेडी अगर अपनी जगह से हट जाए, कॉल आ गया घर से, कुछ बात हो गई, ये अपनी जगह से हट चुका है. अब एक्चुअली उसने अपनी जगह से हट के किया क्या? तो उसने एक वैकेंसी क्रिएट करी. उसने उस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट कर दी. अब ये जो वैकेंसी ऐसे नहीं रह सकता. ये जब इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी तो ये अभी बस नहीं आई है, लेकिन ये बंदा अगर अपनी जगह से हट गया तो सबसे पहले तो ये खुद फ्री हो गया, ये मूव कर सकता है. मूव करना मतलब कंडक्शन करना, एक तरीके से ऐसा समझो. तो ये खुद तो मूव कर ही सकता है, लेकिन इसने जो वैकेंसी क्रिएट करी है उसके कारण बाकी जो लोग हैं वो मूव करना शुरू कर दिए. तो ये जो जगह खाली बची इसी को बोलते हैं हम लोग होल्स. हमारा कोई भी एटम है
खास करके हम जर्मेनियम की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे, अगर इसका एक पिक्चर बना दो, देखो जैसे मान लो ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, इसका भी एक डायग्राम था, वो दिख नहीं रहा अभी इसलिए बनाना पड़ रहा है। इस तरीके से, इस तरह से बात समझ में आ जाएगी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहे हैं और ये हम लोग लगभग बॉन्ड से दिखाते हैं। एक तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक एक लाइन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन एक तरीके से शेयर्ड हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है। ये किसी और के साथ शेयर हो रहा होगा, यहाँ किसी और के साथ शेयरिंग हो रही है, ये किसी और के साथ शेयर कर रहा होगा। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कॉर्नर पर भी तुम चाहो तो सिलिकॉन बना सकते हो, इसी को रेप्लिकेट कर देंगे हम लोग, तो ये पूरा क्रिस्टल बन जाएगा ऐसे। अब होता क्या है, ये दोनों हमने ये जो दो दो लाइन बनाई है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों में शेयर हो रहे हैं। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ थर्मल एजिटेशन के कारण, ये कुछ ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अपने जगह से हट के लैटिस में आ गया, इसने बेसिकली क्या किया, एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, खाली स्पेस, जिसको बोलते हैं होल, यही होता है होल। और ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोबाइल हो चुका है, पहले ये बंधा हुआ था, अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। मैं यहां पर कुछ कुछ लिखता भी चलता हूं। whenever a bond breaks, an electron hole pair generated. तो एक यहां से ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन और वो जो खाली जगह उसने छोड़ी उसको बोलते हैं होल्स। होल्स क्या है, मैं उसको भी लिख ही दूं। What are holes? It is the vacant place created by an electron whenever it gets shifted from its original position. लमसम तरीके से अगर हम देखें कि कैसे एक होल कंडक्शन में मदद करता है, पहले तो हमने समझ लिया कि होल्स क्या होते हैं। दे आर नॉट लाइक चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स तो नहीं होते, दे आर वैकेंट स्पेसेस। इलेक्ट्रॉन उस जगह पर था तो उस चीज को न्यूट्रल बनाए हुए था, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, हम लोग को पता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कायदे से वो जगह जो है एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसलिए हम लोग होल्स को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह देखते हैं। पार्टिकल की तरह देखने का क्या मतलब है, ये जो बस वाला एग्जांपल है, वापस इस पर हम आते हैं। जैसे ही एक बंदा अपनी जगह से निकला, इसने एक मूवमेंट क्रिएट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो जगह है ये होल है। तो तुम देखोगे कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे आ गया तो होल यहां चला आया। अब ये यहां पर आएगा तो होल यहां चलाएगा। इसने जो कंडक्शन करना है, ये जो फ्री हुआ निकल के, इसने तो कंडक्शन करना ही है, ये तो कंडक्शन कर ही रहा है, लेकिन इसके कारण भी, ये होल्स के कारण भी कंडक्शन शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, होल्स पीछे की तरफ बढ़ रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा अपोजिट तरीके से होता है। जैसे कभी भी हम बात करेंगे, जैसे एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होने की वजह से इधर जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा होल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर कहा जाए कि एक्चुअल मूवमेंट किसका हो रहा है, तो एक्चुअल मूवमेंट होता इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन होल्स के कारण ही वो मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग होल्स को भी काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जब होल्स मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि होल्स आर लाइक अ पार्टिकल। होल्स एक पार्टिकल नहीं होता। होल्स एक जगह होती है जहां पर से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब था तो वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो वहां पर एक रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेंगे, अब तुम यही सोचो, ये जो हमने क्रिस्टल बनाए, क्रिस्टल में भी सोच सकते हैं, अगर मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां ना होगा तो आ जाएगा। जब ये यहां से यहां आएगा, फिर से इसने यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, फिर ये यहां पर आ जाएगा, फिर ये यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी इस होल्स की वजह से। इस इलेक्ट्रॉन को कुछ देर के लिए छोड़ दो कि इसका क्या हुआ, लेकिन इस होल्स की वजह से एक मूवमेंट शुरू होगी। तो कंडक्शन जो है वो होल के कारण भी होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है। और होल्स एक खाली जगह है, ये बात सही है, लेकिन जब फर्दर डिस्कशन में हम लोग होल्स को एक खाली जगह की तरह सोचेंगे तो पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग दो तीन बातें एक नटशेल की तरह ध्यान रखेंगे कि होल्स जो होते हैं वो बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है वैसा एक होल होता है। इलेक्ट्रॉन जैसा जाएगा, होल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करोगे तो ये बिल्कुल बात जस्टिफाई हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो हम अब होल्स को एक वैकेंट स्पेस की तरह, एक्चुअली वो है वही, लेकिन हम उसको एक पार्टिकल की तरह देखेंगे। तो जब भी कोई एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखेंगे तो होल्स को ऐसे सोचेंगे कि जैसे वो एक पार्टिकल है। अब बार बार हम लोग इस बात पर, इस एनालॉजी पर नहीं आएंगे कि कैसे होल्स सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, और कायदे से इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। होल्स मूव कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है। लेकिन इस बात को हम लोग बार बार अब नहीं रिपीट करेंगे। हम लोग ऐसा मानेंगे कि एक कंडक्शन इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो हो रहा है, जो निकला है बाहर, और एक होल्स के कारण हो रहा है। तो होल्स आर बेसिकली अ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसलिए कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और होल्स के कारण भी होता है। इलेक्ट्रॉन को जनरली n निगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको n से बात हम लोग सोचते हैं। होल्स जो है वो पॉजिटिव है, उसको p से डिनोट करते हैं। तो n टाइप p टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने जो भी बातें आपको बताई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बैंड मॉडल टू इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं पर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो तुम पूछ सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग डेफिनेशंस वगैरह पर जाएंगे, मैकेनिज्म पर जाएंगे कि हम कंडक्शन बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। देखो, हमने कहा सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ दे आर सेमीकंडक्टर्स, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये भी नहीं है कि हम सिर्फ थर्मल एजिटेशन के भरोसे बैठ जाए। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ चंद इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनके कारण अगर कंडक्शन हो, या कुछ होल्स जनरेट होंगे, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो डेफिनेटली एक वैकेंसी तो क्रिएट करेगा ही, तो होल्स भी क्रिएट होंगे ही। तो जब भी एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो उस एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर से, या ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर से हमारा कंडक्शन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो बहुत ही कम लेवल का होगा, जिसका जरूरत जनरली हमको नहीं होता। हमको कंडक्शन रेगुलेट करना है। बढ़ाना का मन हो तो बढ़ा सकते, घटाने का मन हो तो घटा सकते। सपोज हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, सोचो, कि जिसका कंडक्शन हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर कम रखना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है।
तो सेमीकंडक्टर ये लिबर्टी देता है हमको कि हम कितना कंडक्शन हमको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कंडक्शन, उसकी कंडक्टिविटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोला जाता है डोपिंग। विल कम टू द डोपिंग एंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन पहले अभी तक जितनी चीजें बताई हैं, पहले यहाँ पर कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो। सर क्योंकि आप लोग ने पहले भी ये टॉपिक थोड़ा बहुत देखा होगा, तो कुछ कुछ अगर डाउट्स होंगे तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। सर हम्म। सर वो एनर्जी बैंड का जो ग्राफ था वो एक बार समझा नहीं उसे कैसे। ये वाला, हाँ ये बात। हाँ ये ग्राफ नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स है। दिस इज नॉट ग्राफ। मतलब वो ग्राफ बोलो, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई गई है? ये एक स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई गई है कि जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत बड़ा बहुत ज्यादा हो, मतलब जब एटम फार फार अपार्ट हो, तो सबका एक डिस्क्रीट, एक कांस्टेंट एनर्जी का लेवल होता है। और जैसे हम लोग एटॉमिक बोर्स मॉडल में नहीं बनाते हैं, के शेल एल एम एन, ये क्या है? एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब मान लो ये सोचो के शेल है, तो के शेल का एक फिक्स्ड एनर्जी है, ऐसे हर शेल के लिए होगा। तो ये के शेल का एक एनर्जी है, तो हर एटम का ऐसा ही हमारा एनर्जी लेवल बनना चाहिए। लेकिन ये तब बनना चाहिए जब दूर दूर हो, जब पास आएंगे तो ये सबके एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाते हैं, तो ये एक बैंड फॉर्मेशन करता है। तो ये एक सिंगल शेल का है। के शेल की बात कर लो, एल शेल की बात कर लो, अगर वही एक क्रिस्टल में एक एटम की बात की जाए तो उसमें तो 1s 2s 2p 3s 3p, जैसा वो एटम हुआ उसके अकॉर्डिंग वो सारे एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब बैंड फॉर्मेशन करेंगे तो इनका एनर्जी लेवल कैसा होता है? ये वो एनर्जी लेवल्स है जो पहले बिल्कुल एक फाइन लाइंस थे, और जब पास आने से इनका एनर्जी कैसे चेंज होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, और ये एक बैंड फॉर्मेशन करते हैं। ये इंक्रीजिंग एनर्जी में ये डायग्राम एक तरीके से दिखाए गए हैं। वो ये बैंड है, दिस इज बैंड, दिस इज बैंड, दिस इज बैंड, जो कि बना है पास आने से। अलग होते तो ये बिल्कुल फिक्स्ड एनर्जी होता है। 1s का एनर्जी, 2s का एनर्जी, ये सब फिक्स्ड एनर्जी होता है। तो इनकी कोई इक्वेशंस नहीं है, और अगर है तो हम लोग के लेवल पर वो इक्वेशंस भी नहीं पढ़ने कि ये ऐसा एनर्जी का ग्राफ क्यों बन रहा है। ये बैंड है जो एक्चुअली कैसा एनर्जी लेवल होता है वो दिखाया गया है। इसी को हमने यहां पर रियलाइज किया था। ये जो हमने रियलाइज किया, ये यही रियलाइज किया। और ये जो गैप्स है, ये बॉक्स से हम लोग इसी तरह से उसको दिखाते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड करके। जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से लोअर एनर्जी बैंड से, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो वैलेंस बैंड है, हायर एनर्जी स्टेट पे थोड़े। और बताइए, ये कंट्रोल हम कैसे करते हैं करंट को, ये बात समझ में आई। सेमीकंडक्टर का सबसे बेसिक फंडा यही है। इसका एडवांटेज क्या हुआ कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमने चार्ज कैरियर्स को ही कम कर दिया। किसी कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स को कम करने का हम सोच नहीं सकते। हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कम कैसे करेंगे किसी भी कंडक्टर में, बताओ। जो अगर हम कोई कॉपर लेते हैं तो कॉपर में हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल थोड़ा ना सकते, उसमें लिमिटेड थोड़ा ना कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में ही कर सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर को हमने एज इट इज यूज कर दिया तो कुछ ही नहीं करेगा, कंडक्ट करेगा ही नहीं, इंसुलेटर हो गया। अगर हमने उसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत कंडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमको कंडक्शन बढ़ाना है, रेगुलेट करना है, और इसी के लिए यूज किया जाता है डोपिंग। तो बात आती है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक डायग्राम और चाहिए अभी, फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ब्रॉडली देखा जाए तो सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और इसको बोलते हैं प्योर। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं की गई है, प्योर। और प्योर सेमीकंडक्टर में भी ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे। कुछ वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं, वापस आते रहते हैं, और जब ये जाएंगे तो यहाँ पर होल्स क्रिएट होंगे और थोड़ा बहुत कंडक्शन, मतलब रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये कंडक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और ये अगर टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो कंडक्शन बढ़ेगा, लेकिन बहुत कंट्रोल मैनर में। हम ना ही टेम्परेचर को उतना मेंटेन कर सकते हैं, और अगर मेंटेन भी करेंगे तो हमारा कंडक्शन उस लेवल का नहीं होगा जितना चाहिए। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोला जाता है डोपिंग। और डोपिंग से क्या होता है कि हम इम्प्यूरिटीज मिक्स करते हैं इसमें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आप एक दो बातें याद रखिएगा कि इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कंडक्शन जो है वो सिंपली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर एक गैप करके पहले ऐसे रुको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहले है इंट्रिंसिक और प्योर, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें मिक्सिंग की जाती है। इम्प्योर मतलब ऐसा नहीं है कि इम्प्योर मतलब इससे मिक्सिंग होती है। बेसिकली ये जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो ये पूरा पूरा सिलिकॉन नहीं होगा, इसके अंदर कुछ अदर एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। इसका सही वर्ड है डोप कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्शन इज टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर एक चीज लिख लो, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर conduction depends on temperature only. और अगर हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में याद रखिएगा कि जितने कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में बंधे हुए हैं, सी सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो जब भी एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट होगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स ये बराबर होंगे, ऑलवेज सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। क्योंकि एक बॉन्ड के टूटने से जब दोनों ही बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और एक बोलते हैं हम लोग Ni, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, एक टर्म यूज किया जाता है Ni, Ne, NH और Ni, ये तीन टर्म को अभी हम लोग देखने वाले हैं। Ne, NH और Ni,
ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। और इनमें आपस में एक रिलेशन होता है दैट Ni is equals to Ne into NH। इस फॉर्मूले पर एक आध बार क्वेश्चन बना है, इसलिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो इंट्रिंसिक, और ये जो रिलेशन है दिस इज नॉट जस्ट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सबके लिए वैलिड है। मतलब ये जो पूरा का पूरा हमने इंफॉर्मेशन दिया है, ये किसी भी एक सेमीकंडक्टर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इंट्रिंसिक के लिए ये बात है कि हमारे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए Ni का वैल्यू अगर यहाँ लेना हो, इफ यू वांट टू टेक Ni that is equals to either Ne square or NH square, this we can write for intrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NH ये अलग अलग होंगे। और इसका कहाँ जरूरत पड़ता है? करंट निकालने में। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का अप्रोच अलग है, लेकिन करंट का वही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, I is equals to ANE VD। इफ यू रिमेम्बर, ये हमारा करंट एट माइक्रो लेवल का फॉर्मूला होता था। ये N जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, E चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, VD हमारी ड्रिफ्ट स्पीड होती थी। क्योंकि सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर नहीं होता, इसलिए अगर सेमीकंडक्टर के करंट को हमको लिखना हो I इन सेमीकंडक्टर, और करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख ही देता हूं, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E एंड दैट इज इक्वल्स टू NeVD। ये करंट डेंसिटी हमने कंडक्टर्स के लिए डिफाइन करी थी। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो करंट का टर्म आएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के कारण कंडक्शन होता है, इसलिए हम लोग दोनों के इंडिविजुअल कंपोनेंट को काउंट करेंगे। दैट इज I करंट इन सेमीकंडक्टर। IE IH current due to electron, current due to holes। So we can simply write the net current is equals to IE plus IH। दोनों का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो गया। ये चीज तुम लोगों ने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखी होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव आयंस नहीं होते, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहां पर आयंस होते हैं। तो कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। तो करंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो आयंस पॉजिटिव कैटायन एक तरफ मूव करते हैं, एनायन एक तरफ मूव करते हैं, दोनों के कारण करंट कंस्टिट्यूट होता है। बिल्कुल कुछ इसी तरह का यहाँ पर बात है। होल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और दोनों के कारण करंट कंस्टिट्यूट होगा। उसी तरह से करंट की जगह अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करें J, तो यहाँ पर
NEVD, तो NE की जगह N सबस्क्रिप्ट E इंटू VD, और ये VD ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस NH, चूंकि चार्ज पर उतना ही होता है, पॉजिटिव होता है, VD इंटू H। ये ड्रिफ्ट स्पीड होगी हमारी होल्स की। एक टर्म अगर आपको याद हो, एक टर्म डिफाइन किया जाता था मोबिलिटी, म्यू। मोबिलिटी एक तरीके से ये बताता है कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, मोबिलिटी, मोबाइल कौन ज्यादा है। तो दिस इज डिफाइंड एज म्यू, और इसका फॉर्मूला होता था VD अपॉन E। जैसे किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चूंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर था, तो वहां पर मोबिलिटी का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, एक ही कैरियर है, तो वही उसी की मोबिलिटी जो भी है वह है। लेकिन यहाँ पर दो कैरियर्स हैं, तो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगी, कौन ज्यादा तेजी से ड्रिफ्ट होगा। देखो, ड्रिफ्टिंग वाली बात कंडक्टर से ही आएगी, ऐसा नहीं है कि कंडक्टर का कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। कंडक्टर के तरह कंडक्शन नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव करेंगे और जो कंडक्टर से मूव करते थे वो दोनों अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। कंडक्शन कैसे होगा ये हमने एक तरीके से समझ लिया, बाकी मूवमेंट वैसा ही होगा जैसा कंडक्टर के अंदर होता था। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको फिर से बता दूं कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन इन कंडक्टर्स एंड इन सेमीकंडक्टर्स आर डिफरेंट, अग्रीड। बट जो कंडक्शन होगा और जो करंट, जब करंट फ्लो करेगा तो जिस तरीके से बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर में भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, जो वैलेंस बैंड में गए हैं, सॉरी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, उनका भी वैसा ही बिहेवियर होगा, कोलिजन करेंगे, उनका ड्रिफ्ट स्पीड होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर चूंकि एक होल्स का भी कॉन्सेप्ट आया है, तो होल्स का भी मूवमेंट होगा। तो दोनों के मूवमेंट के कारण इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल हमने डायरेक्टली लगा दिया, NEVD वाला। और मोबिलिटी के लिए अगर कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन होल्स। होल से इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फास्ट मूव करेंगे होल्स से। तो यहां तक हमने अभी तक प्योर सेमीकंडक्टर, उनके अंदर का बैंड मॉडल, कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन के लिए करंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें बताई। लेकिन मैंने बार बार यही कहा कि ये जो थर्मल एजिटेशन है, इससे बहुत ज्यादा कंडक्शन हम नहीं करा सकते, तो इसमें हमको कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। सर और डोपिंग सर मोबिलिटी के लिए इसमें भी VD बाय म्यू ही अप्लाई होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स का अलग अलग थिंग। बेसिकली देखो, होल्स भी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ही है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट के कारण होल्स मूव करते हैं। तो दोनों के लिए फॉर्मूला मोबिलिटी का हमारा चेंज नहीं होने वाला है, कि कोई भी चार्ज कैरियर्स जो हमारा मूव करता है उसके लिए मोबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला, एक उसकी स्पीड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसका रेशियो ही मोबिलिटी हम लोग बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हो, क्योंकि माइक्रो लेवल पर अगर हमने कंडक्टर को पढ़ा हुआ है तो जो मूवमेंट होगा वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर है तो चूंकि ये सेमीकंडक्टर अब हो गया इसलिए अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से मूव करेगा।
वो तो एक रैंडम मूवमेंट का जो बात है, एक जो नॉर्मल तरीके से कोई भी कंडक्टर के अंदर या सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो तो सिमिलर ही होना चाहिए ना, वो अलग क्यों होगा? हाँ, ये अलग बात है कि उनके नंबर्स चूंकि उसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर करंट जो है वो जितना चाहिए उतना मिलेगा। यहाँ पर वो नंबर बहुत कम है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, वो तो जैसा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है वैसे ही मूव करना चाहिए, उसमें क्यों फर्क आएगा? और यहाँ पर होल्स भी एक तरीके से फ्री कैरियर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो होल्स भी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तरह ही मूव करेंगे। हमने कहा कि होल्स को अब हमको एक इंटिटी की तरह ही देखना है, एक चार्ज कैरियर्स की तरह ही देखना है। अब हम उसको बार बार ऐसे सोचेंगे कि वो एक खाली जगह है, तो हमको उतना अच्छा ग्रिप नहीं बनेगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि वो एक खाली जगह है, बट नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ कि दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वेरी सिंपल। और जब तुम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को लेकर चीजों को देखोगे तो चीजें रियलाइज होने लगेंगी, लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैसा ही बिहेवियर वहां होता है, इसीलिए तो इसको बोला गया। अगर वैसा बिहेवियर नहीं होता तो हम क्यों ऐसा बोलते हैं? होल्स तो खाली वैकेंट स्पेस ही है, लेकिन इनका बिहेवियर एक चार्ज पार्टिकल जैसा करता वैसा ही बिहेवियर है, तो हम लोग ने उसको बोल दिया। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह उसको सोचना है, देखना है, इसलिए उसका नाम भी हुआ। नहीं तो होल्स क्यों बोलते हैं? वैकेंट स्पेस ही बोल के काम चल जाता है। तो ये नंबर्स बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे दिस नंबर्स, ये जो नंबर्स हो रहे हैं ना, NE NH, ये बहुत कम है। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे और उसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो तो खैर जो है वो है, ये नंबर्स बहुत कम होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा जो मतलब डीमेरिट एक तरीके से कहा जाए, जिसके कारण हम इसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। और जब यही नहीं बढ़ेगा तो जे करंट डेंसिटी कम होगी, और जब करंट डेंसिटी कम होगी तो करंट भी बहुत कम होगा, हल्का फुल्का। तो इसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, इसको डोप कर देते हैं, डोपिंग, मिक्सिंग, जो भी इसको बोलो, डोपिंग इज लाइक परफेक्ट वर्ड फॉर इट। जैसे एक्चुअली क्या होता है कि हर 1000 में से, वैसे तो एक क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो कितने सारे एटम होते हैं, मतलब एक मोल के अंदर ही जितने एटम है, मतलब उसको अगर रियलाइज किया जाए, पता नहीं तुम लोग ने को मोल कॉन्सेप्ट जब सिखाया गया होगा तो बताया ही गया होगा ये सारी बातें, कि एक मोल में जितने एटम होते हैं अगर उतने क्रिकेट बॉल हो जाए तो अर्थ को शायद 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक कवर किया जा सकता है, वो नंबर इतना बड़ा है। तो अगर मान लो 1000 एटम पर भी हमने एक कोई नया एटम, जैसे ये सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम डाल दिया, हर 1000 एटम के बीच में एक एल्यूमिनियम हमने ऐसा डाल दिया। हम कैसे डालेंगे ये हमारा आज का डिस्कशन नहीं होगा, और ये कभी का डिस्कशन नहीं होगा कि डोपिंग की कैसे जाती है सर। बस हमने डाला है, ये जो सारे चारों तरफ जो सिलिकॉन दिख रहे हैं, इसके सिलिकॉन के बीच में एक यहाँ पर एल्यूमिनियम आ जाएगा, और ऐसे हर 1000 एटम पर ऐसा एक चीज हमने कर दिया। पीपीएम वर्ड यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁶ एटम पर एक एटम हमने डाल दिया, तो उसको बोलेंगे पीपीएम। 1 मिलियन में एक एटम हमने डोप कर दिया। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ये हमारे ऊपर है कि हमने किस तरह से हैवीली डोप किया है, मॉडरेटली डोप किया है। लेकिन डोपिंग का एक्चुअली मतलब क्या है? डोपिंग का मतलब है कि एक जहां पर पहले सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन थे, हमने एक सिलिकॉन की जगह कोई दूसरा एटम डाल दिया। और दो तरह के एटम हम लोग डालते हैं, एक होता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, एक होता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो पहले डोपिंग क्या है और उसके बाद इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो देख लिया जाए। तो मिक्सिंग ऑफ ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम आता है और पेंटावैलेंट में फास्फोरस होता है। मिक्सिंग ऑफ ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट impurities
in an intrinsic semiconductor is called doping. इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। अब मिक्सिंग का क्या मतलब है, ये हमने आपको बताया था कि मिक्सिंग का मतलब यही होता है कि एक सिलिकॉन को हटा के या तो यहाँ एल्यूमिनियम डाल दिया जाए या तो यहाँ फास्फोरस डाल दिया जाए, और इसी से हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। बेसिकली मिक्सिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर हुआ उसी को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो इसमें आफ्टर डोपिंग जो भी हमारा सेमीकंडक्टर हुआ जिसको बोलते हैं इम्प्योर, दो तरह के सेमीकंडक्टर होंगे। एक को बोलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स। एन टाइप, एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि मेजोरिटी, देखो अब यहाँ पर दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पहले तो जो चार्ज कैरियर्स होते थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसमें कोई मेजोरिटी और कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं, दोनों बराबर है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। लेकिन अब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया है जिसमें हमने या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करी है या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करी है, कोई एक मिक्स करेंगे। जैसे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो उससे हमारा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर मिक्स करेंगे उससे हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बनता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये याद करने के हिसाब से पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, यानी कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। एक बात याद रखना कि मेजॉरिटी वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। यहाँ लिखना नहीं चाहिए था लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या फिर अगर ये एन टाइप है तो इसमें होल्स नहीं होंगे। दोनों में ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, और दोनों का अपना अपना रोल है। हाँ, इनकी संख्या कम होती है। जैसे अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसमें मेजॉरिटी होगी होल्स की, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन होंगे उसमें होल्स भी, दोनों ही कैरियर्स होंगे। ये होता कैसे है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे होल्स ज्यादा हो जाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उसको समझने के लिए यू कैन सी, जैसा मैंने कहा कि एक सिलिकॉन को हटा के तुम वहां पर एल्यूमिनियम डाल दो, तो ये हमारा पहले पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा एक एल्यूमिनियम आ गई यहाँ पर, और इसके चारों तरफ सिलिकॉन है। चारों तरफ इसके सिलिकॉन है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अब ध्यान देखो कि एल्यूमिनियम इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो यहां पर एक वैकेंसी है, ये एक होल क्रिएट करेगा। हर एक एल्यूमिनियम इज गोइंग टू क्रिएट अ होल,
और उसी तरह से अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर अगर एक फास्फोरस हमने डाल दिया और ये चारों तरफ सिलिकॉन है, तो यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो चार तो शेयर हो जाएंगे। ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये लैटिस में फ्री हो जाएगा, ये अब लूजली बाउंड हो जाएगा। तो एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा और ये एक होल की तरह बिहेव करेगा। नाउ ऐसा नहीं है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे। बॉन्ड्स तो हमेशा से टूटेंगे, टूटते ही रहेंगे। मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फिनोमेना होता था कि एक बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, वो तो होगा ही, वो तो बंद थोड़े ना होगा। लेकिन उसके अलावा हमने इंटेंशनली अगर कोई अदर एलिमेंट के साथ इसको डोप कर दिया तो हमने इंटेंशनली होल्स के नंबर्स को बढ़ा दिया या फिर इंटेंशनली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे रेडी हो गए। बट एक बात याद रखना कि चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, होते न्यूट्रल ही है। ऑल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें होल्स बढ़ गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। ये बात गलत है। हमने एटम के बदले एटम डाला है तो इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं। एन टाइप पी टाइप ये कैसे चार्ज्ड हो गए उससे नहीं होता, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स उसके अंदर क्या हुए हैं इससे ये होता है। तो आज हम लोग यही तक रखेंगे, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होता है, होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म, ये बैंड एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, कंडक्शन क्या होता है, बेसिक आइडिया ऑफ सेमीकंडक्टर आज हमने देने का कोशिश किया है ताकि नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर चीजों को बिल्ड कर सकें। तो यहाँ तक एक बार आप लोग देख लेना। कल क्लासेस मॉर्निंग में ही होंगी जैसे पहले होती थी। कोई इशू तो नहीं है ना मॉर्निंग क्लासेस का? ये है? तो कल 2 घंटे की क्लास होगी और कल हम लोग कोशिश करेंगे पीएन जंक्शन डायोड और स्पेशल पर्पस डायोड, ये दो चीजें खत्म कर देंगे। ठीक है, आज बेसिक सेमीकंडक्टर का अगर आइडिया बन गया तो पीएन जंक्शन बताना कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन ग्रुप में शेयर हुआ था, वो एक बार देख लो। और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया हुआ है कि डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ मून, ऐसा क्वेश्चन। देखो नॉर्मली अगर कॉनकेव मिरर के लिए है या कॉन्वेक्स लेंस के लिए है तो हमको इसको ऐसे ही सोचना होता है कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं तो फोकल प्लेन पर ही कहीं ना कहीं मीटिंग होगी इस तरीके से। तो जो डायमीटर होता है ना, एक तरीके से उसका इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये डिस्टेंस अगर एफ है और अगर यहाँ पर कहीं सन है, लेट्स अज्यूम दिस, ये हमारा बड़ा सा सन है या मून है, तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये थीटा सेम होता है।
मतलब ये जो डायमीटर है इसको हम लोग लिख देते हैं एफ थीटा। ये लेंसेज के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। इस तरह से अगर लाइट रेज इंफिनिटी से पैरेलल आएंगी तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा, एक तरफ से अगर ड्रॉ करके देख लें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो फॉर्मेशन होगा तो एक्चुअल इमेज कुछ ऐसा बनेगा डायमीटर। तो ये जो एंगल है ना, ये जो लाइट रेज ऐसे आती हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो दिस लेंथ इज जनरली एफ, और ये जो डायमीटर होता है ये हमारा होता है एफ थीटा। क्वेश्चन में हमको थीटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इफ द टेलीस्कोप इज टू व्यू मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, मतलब बेसिकली डिस्टेंस ऑफ लूनर ऑर्बिट। तो थीटा इसको 12/r लगाएंगे, जो डायमीटर ऑफ मून है ये हमारा एल की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा आर की तरह बिहेव करेगा। तो L/r हमारा थीटा, बेसिकली रेडियन में अगर एंगल निकालना हो तो 3.48 इंटू 10⁶ थीटा जो है इस क्वेश्चन में 3.48 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10⁸, ये हो गया थीटा इन रेडियन। तो हमारा डायमीटर ऑफ इमेज हो जाएगा एफ थीटा, डायरेक्टली इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो, फोकल लेंथ हमारा गिवन है, टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग फोकल लेंथ इज 15 मीटर, सी तो सीधे 15 मीटर ऑब्जेक्टिव लेंस से ही वो इमेज बनेगा। वो बोल रहा है डायरेक्टली कि डायमीटर ऑफ मून फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 15 है, मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो एफ इज गिवन एज 15, ये हमारा 15 इंटू दिस होल थिंग, तो ये 10⁻⁻2 और ये लगभग 1 के आसपास का ये वैल्यू है। 0.1 नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा है, तो 0.9 इंटू 10⁻⁻2 कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 15×9 = 35 से 135, 13.5 इंटू 10⁻⁻2 और 0.135 मीटर या 13.5 सेंटीमीटर लगभग। क्या आंसर था इसका? एनसीईआरटी के आंसर्स नहीं दिए रहते। यही होगा, एफ थीटा फॉर्मूला यूज करना, याद रखना। सर उसमें रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट को क्या लिया? रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट का मतलब होता है जो जिस ऑर्बिट में सन मून मूव करता है उसी को लूनर ऑर्बिट बोलते हैं, और क्या। लूनर ऑर्बिट मतलब अर्थ से मून का रेडियस है, और क्या। चलिए ठीक है, फिर मैं मीटिंग ओवर करता हूँ।